जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग में। दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वनडे एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चनों की एक सीरीज़ ला रहा हूँ मैं आपके सामने। उसका पार्ट 1 लाया हूँ जो कि स्पेशल है फॉर आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी या यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो वीडियो है। ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें एक चीज़ और रखी है मैंने आपके लिए। असल में ऐसा होता है जैसे पॉलिटिकल साइंस में जितने भी चैप्टर, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपके डीपीएसपी हैं, तो इनसे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को मैं एक साथ लाया हूँ। जैसे फंडामेंटल राइट के जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को एक साथ लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को एक साथ लिया, जिससे आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके और आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो मिल सकें। अब हम अपनी वीडियो को बढ़ाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है भारतीय संविधान को? संघीय संविधान माना गया है, एकात्मक या संसदीय, या हम कह सकते हैं कि रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। तो आपके पहले सवाल का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूप विधान में संघीय माना गया और भावना में एकात्मक माना गया है हमारे संविधान को। जी हाँ, भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। इस प्रकार हम भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान कहा जा सकता है, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को देश की समानता का वचन देता है। किस प्रकार की समानता का वचन देता है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को? ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर दो है हैसियत और अवसर की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जबकि ऑप्शन नंबर डी है अवसर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन ऐसे होंगे, आप कंफ्यूज होंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। इसका आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैसियत और अवसर की स्वतंत्रता। जी हाँ, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, जबकि प्रतिष्ठा यानी हैसियत और अवसर की समानता प्रदान करता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1773 यानी 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 26 मार्च 1774 को द लेटर ऑफ पेटेंट जारी किया गया। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन में 1773 ही हो सकता है। भाई 1774 होता तो ज़्यादा राइट होता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में कहा गया है? अगर हम संविधान की आत्मा की बात करें, प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत को या राष्ट्रीय ध्वज को, तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर हम बात करें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा गया है, तो आप इतना याद रखना, भारतीय संविधान निर्माण सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की एक अतिमूल्य भाग है और ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान की कुंजी है तथा ये एक ऐसा यंत्र है जिसे संविधान को मापा जा सकता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो इसमें नेहरू, गांधी जी, जेपी नारायण या एम एन रॉय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय। असल में क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसने क्या है, किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? जी हाँ, 1935 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम आपके एम एन रॉय ने दिया था और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या रखी गई थी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 12, 13, 15 या 17? तो आपको याद रखना, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या
2015 थी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें आपके बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद या में कोई नहीं। आपको याद रखना है कि संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे हमारे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछता है कि पहले स्थायी अध्यक्ष, तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि अस्थायी थे। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक गठित की गई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। आपको इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितनी भी संविधान सभा की उप समितियाँ थी उनका नाम और उनके अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है। जैसे इसका आंसर तो होगा एच सी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। अब हम और भी समिति देख सकते हैं, देखते हैं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हम बात करें कि भारतीय संविधान या संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं और कुछ छोटी समिति थी। अगर हम 8 बड़ी समितियां और उनके अध्यक्ष की बात करें, तो एक समिति थी आपकी संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी में एक संघ संविधान समिति थे, उसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रकार एक प्रांतीय संविधान समिति थे, यानी प्रांतीय संविधान समिति थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। इसी प्रकार एक समिति थी आपकी प्रारूप या ड्राफ्टिंग समिति, उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा और यहीं से सवाल पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति पूछे आपके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इससे संबंधित समिति की 2 उप समितियाँ थीं। एक उप समिति थी आपकी मौलिक अधिकार उप समिति और एक अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति की बात करेगा आपके होंगे जेपी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करेगा, जैसे क्वेश्चन में है आपके होंगे एच सी मुखर्जी थे। अगर हम बात करें छठी समिति की, तो थी प्रक्रिया नियमन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 7वीं राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो हमने अभी बताया ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्षों में, 2 वर्ष से अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक। तो याद रखना है कि भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि में, लगभग 2 वर्ष 11 माह में लिखा गया था। भारतीय संविधान 2 वर्ष से अधिक, भारतीय संविधान दो वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि भारतीय संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। याद रखना, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जब बनकर तैयार हुआ था अपनाया गया था। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान सभा द्वारा देश में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो कब अपनाया गया था? आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। अगर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो पारित की बात करेंगे जब भी आप कहेंगे 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान सभा के निर्माण में योगदान देता है? आपका ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र, या रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये सब आपके कारक हो सकते हैं, औद्योगिक क्रांति नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के समय अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया, और जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थिति के अनुकूल लगा उन्होंने भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। जैसे ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था ली, अमेरिका के मूल अधिकारों के विधेयक तथा सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्ट दिखता है। इसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे समानता,
और स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व की संकल्पना का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई भी योगदान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो ये कहता है कि आपका ये कहता है आपका इनमें से कौन भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। हम विशेषता की बात करें, ये एक लिखित संविधान है। आप कहोगे जी हाँ लिखित संविधान है। ये अनुमेय है, इसका मतलब होता है इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ये अनम्य भी है। इसका मतलब है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। ये एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है। जी हाँ सही है। लेकिन ये संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य में विभाजित है। ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो 4 होगा वही गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 है इसमें राज्यों के राज्यपाल यानी सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। इसमें राज्यों के राज्यपाल से नहीं बल्कि ये संसद द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि दिखाया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है, जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राज्य के राज्यपालों को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। तो उल्लेखनीय है कि संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। 40,000, 60,000, 80,000, लगभग 1,20,000 शब्दों का हमारा भारतीय संविधान बना है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया और मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि वर्तमान में 25 भाग, 452 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और लगभग 1,20,000 शब्दों से बना है। अगला हम चलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में एक क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 49। आर्टिकल 48 जो है आपका पशुपालन से संबंधित है। आर्टिकल 48 है पर्यावरण से, और ये जो है आपकी राज्यपालिका और विधायिका को पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि भारत के संविधान, जैसे कि इसमें दिखाया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का संघ राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, जबकि 48 है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, जबकि 50 वही न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। हम चलते हैं, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हमारे क्वेश्चन आए मौलिक अधिकार और कर्तव्यों से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समान समानता से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आप 12 से 35 होते हैं, ठीक है, और जो कि भाग 12 से 35 में है, और जो कि इसमें जो है आपका जो इसका आंसर होगा, जो कानूनी समानता की बात करता है आर्टिकल 14 करता है, अगर ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, जबकि आर्टिकल जो आपके होते हैं 25 से 28 वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या समता से संबंधित है, यानी कानून के समान समानता है। ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। हमने अभी बताया आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता है और 17 अस्पृश्यता का अंत है, और 21 जो है आपका 19 से जो 21 की बात करते हैं वो स्वतंत्रता की बात करता है। भिन्न भिन्न प्रकार की स्वतंत्रता होती है। अब अगर हम बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया, तो आप जान सकते हैं जबकि आप 15 की बात करें, ये सामाजिक समानता की बात करता है, ये अस्पृश्यता की बात करता है, ये लोक नियोजन की समानता की बात करता है। जबकि आर्टिकल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल जो 18 होता है इसके तहत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया, क्योंकि इसमें उपाधियों का अंत किया गया था। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री को प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 14 के भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्त मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगा देता है। तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए 23 जो है आपका, ठीक है। जबकि ऑप्शन 23 जो है आपका वो बंधुआ मजदूरी, क्रय विक्रय, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 26 हमारा वही धार्मिक स्वतंत्रता की
अधिकारों में से जो कि 25 से 28 और आर्टिकल 32 जो है आपका इसके तहत रिट निकाली जाती हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर प्रतिबंध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय जबरदस्त मजदूरी कराने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ही है जो कि ये अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अधिकार के तहत आता है? आपका कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छता और उत्प्रेक्षण रिटें जारी करने का अधिकार है। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा गया है के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायी सौंपा है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायी सौंपा है। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके 11 हैं। ठीक है। असल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे, नहीं थे। आप कहोगे मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बल्कि आप कहोगे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो कि 1976 में हुआ था के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है। और इसके अलावा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था जो कि आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। जो कुल मिलाकर जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 है। ठीक है। जिस प्रकार देख सकते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A को जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तत्पश्चात उसके बाद 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो इस टाइम जो है आपके 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में के द्वारा शामिल किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आपको होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? आप कहोगे बलवंत राय मेहता समिति, तो ये तो आपकी पंचायत से त्रिस्तरीय है। स्वर्ण सिंह समिति इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो स्वर्ण सिंह समिति। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं वनडे एग्जाम में, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 11 नहीं होगा 10, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 ही मौलिक कर्तव्य गए थे, जबकि 11वां जो था आपका वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टि को विकसित करना मौलिक कर्तव्य है, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, संविधान को मानना और उनके आदर्शों की कदर करना मौलिक कर्तव्य है, जबकि लोक चुनावों में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। अब हम चलते हैं संसदीय प्रणाली से जितने भी क्वेश्चन है हमारे, उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ठीक है। संसदीय प्रणाली थोड़ा जूम कर लूँगा, दिख नहीं रहा। ओके ठीक है। ओके पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सबको पता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रपति का पद जो आर्टिकल 52 में है, ठीक है, वो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के तहत लगाया जा सकता है।
राष्ट्रपति ये हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, आर्टिकल 53 के तहत होता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 56(1) के तहत अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 आर्टिकल के तहत होती है, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक 108 के तहत बुला सकता है। ये सारे आर्टिकल आपको राष्ट्रपति के तहत आपको पता होने चाहिए। जी हाँ, देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रथम नागरिक होता है जिसके पास भारतीय सशस्त्र सेना की कमान होती है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मनोनीत नहीं, निर्वाचित, और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत के संविधान यानी देश के अनुसार राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 है। जबकि यही क्वेश्चन आपसे पूछे राज्यपाल के संबंध में तो आप कहोगे 213। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 और राष्ट्रपति की 123। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार देता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर अनिवार्य होना चाहिए जो संसद सत्र शुरू होने तक टाला ना जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो आपके होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81(1) का के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र तथा ज्ञान विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो वही क्वेश्चन फिर आ गया आपको ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो आपके होगा भारत के राष्ट्रपति ही किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए। जी हाँ, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत और 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। आर्टिकल याद रखना 244(1), ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं। न्यायाधीश को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति को। और आर्टिकल 56 के बन के तहत सौंप सकते हैं, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंप सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जा सकता है। आपके होगे बिल्कुल सही है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आपके होगे बिल्कुल सही है, दोनों गलत बताना है। तीसरा क्वेश्चन कहता है महाभियोग प्रस्ताव संसद की कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। आपके होगे बिल्कुल सही है। चौथा ही गलत होगा जो कहता है राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। नहीं, बल्कि आप कह सकते हो कि संविधान के उल्लंघन के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों पर उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बीबी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था और वे उसके संबंध में जेल भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीवनी रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीवनी रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति हैं और इनके संबंध में आपको याद रखना है कि नीलम संजीवनी रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध भी चुने गए थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा राष्ट्रपति भारत के निर्विरोध चुने गए थे। आप होंगे नीलम संजीव रेड्डी। और पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति ही थे नीलम संजीव रेड्डी, जो थे पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। जी हाँ, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक है। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे और ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो वही ऑप्शन नंबर है नीलम संजीव रेड्डी।
सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? तो आप कह सकते हैं एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द 14 राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद को चुना गया है। और इसके अलावा 15वें राष्ट्रपति जो हमारे बनी हैं, जो कि अभी 25 जुलाई 2022 को बनी है, वो हैं आपकी मुर्मू। और अगर इसके संबंध में आपको इतना पता होना चाहिए, शुरू के राष्ट्रपति और जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनसे एक दो पहले जो राष्ट्रपति थे वो आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में मुर्मू हैं, श्रीमती मुर्मू हैं, और उससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। अगर हम उससे पहले ही प्रणब मुखर्जी की बात कर लें, उससे पहले प्रतिभा पाटिल की बात कर लें, और उससे पहले आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लें। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्टार्टिंग में, जो कि 10 वर्ष उतर गए। 52 से 62, 62 से 67 में आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और उसके बाद में जाकिर हुसैन, उसके बाद में वीवी। इस टाइप से आपको राष्ट्रपति के बारे में याद होना चाहिए। अब एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि ये तो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 में लाया हूँ आपके सामने, जो कि आपने वीडियो देखी है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन कवर करे गए हैं, और भी आगे इसके कई सारे पार्ट आने वाले हैं, जिससे कि आप अगर इन वीडियो को देख लें तो किसी भी वनडे एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूटे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका रिस्पॉन्स के आधार पर ही हम इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे, और इसी प्रकार से और सभी विषयों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस तरीके की वीडियो आपके सामने लाई जाएगी, ताकि आप क्विकली उसका रिवीजन कर सकें। 5 से 10 से 20 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि थियोरी तो हर कोई पढ़ा हुआ होता है, हर कोई पढ़ाता है। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप इन क्वेश्चन को पढ़ें और इनका रिवीजन आपको आसानी से हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।